क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस होते क्यों हैं? वो होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो अपन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो बेसिकली अपन स्टडी वाइज या आपके क्लास 12th वाइज अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लास 12th की फर्स्ट बुक को तो कंप्लीट रखता ही है। फिजिक्स फर्स्ट की जो सीबीएसई की बुक है उसमें तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन के बारे में ही है, सारे इलेक्ट्रॉन के ही चैप्टर्स हैं। और उसके बाद सेकंड बुक में भी काफी सारे चैप्टर्स हैं। अगर ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को हटा दें तो बाकी जो चैप्टर बचते हैं वो सारे भी इलेक्ट्रॉन के बारे में ही है। तो इतना सब क्या है इलेक्ट्रॉन में पढ़ने के लिए? तो बेसिक इलेक्ट्रॉन के पास तीन बड़ी प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन की, जो बेसिक अपन पूरी क्लास 12th में पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हो। तो बेसिकली पहले तो अपन वो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन से होने वाले सारे फिनोमिना को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की रूफ के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, अब पहली जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रॉन की रेस्ट पर। इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं हो रहा, पड़ा है अपनी जगह पर, रेस्ट पर है, कहीं पर है, बस रेस्ट पर है। तब जो प्रॉपर्टी होगी उसको अपन नेम देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन में कोई मोशन नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉपर्टी तब शो करेगा इलेक्ट्रॉन में मोशन होता है अगर। तो मोशन हमारे पास हमने पहले भी पढ़ा है, 2 टाइप के मोशंस हो सकते हैं। सबसे पहला तो होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तब जो प्रॉपर्टी शो करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में आता है, यूनिफॉर्म मोशन में आता है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ भी नहीं रही, कम भी नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड पर ट्रैवल कर रहा है, उस केस में वो मैग्नेटिज्म शो करने लग जाता है। और यही अगर एक्सेलरेटेड मोशन में आता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, जहां पर उसकी स्पीड बढ़ भी रही है या कम हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो प्रॉपर्टी शो करता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स की। ठीक है, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऐसी क्वांटिटी जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो क्वांटिटी सारे ये 3 मेजर प्रॉपर्टी शो कर रही है। जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो अपने पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है वो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपनी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक इकलौता इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक भी शो कर रहा है, मैग्नेटिज्म भी शो कर रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी शो कर रहा है। तो ये है क्या आखिर इलेक्ट्रॉन, कहां से आया ये? तो जब इलेक्ट्रॉन की नई नई डिस्कवरी हुई थी, उससे पहले, इलेक्ट्रॉन से पहले, डिस्कवरी से पहले इलेक्ट्रिक चार्ज ढूंढ लिया था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? उस टाइम क्या था? एक स्टोन था। ये बहुत पहले की बात है जब चार्ज ढूंढा गया था। इलेक्ट्रॉन से पहले चार्ज की डिस्कवरी हुई थी। तो जो स्टोन है उसका नाम था एम्बर। इस स्टोन का नाम है एम्बर। और जैसा फिजिक्स में एक बहुत कॉमन रूल है, अपन नेम को ग्रीक नेम से डिनोट कर देते हैं। एम्बर का ग्रीक नेम है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ग्रीक लैंग्वेज में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। स्टोन को, जो एम्बर स्टोन है, उसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? जब इसको रब किया गया तो ये क्या करने लगा, ये चीजों को अट्रैक्ट करता था। जैसे बचपन में क्या होगा, स्केल को सर पे रब करते हैं, फिर छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास में ले जाते हैं तो पेपर को वो अट्रैक्ट करती है। वैसे एक सॉफ्ट अट्रैक्शन भी ये एम्बर शो करने लगा। जब इसको क्लोथ से रब होता था तो ये अट्रैक्शन शो करता था। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, इस प्रॉपर्टी को अपन ने नेम दे दिया चार्ज। एंड माइंड यू, अभी तक जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं उस टाइम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है। इस प्रॉपर्टी को नाम दे दिया गया, उन लोगों ने नाम दिया इस प्रॉपर्टी को चार्ज। ठीक है, अब इसके क्या होता था कि जब एम्बर रब होता था, क्लोथ से रब होता था, तो अट्रैक्ट करता था। अट्रैक्ट करने पर वो एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है चार्ज। क्या किया गया, जब इसको किसी और चीज से टच कर देते थे तो चार्ज 0 हो जाता था। तो क्या होता था, जैसे मान लो ये एम्बर है, ठीक है, ये पेन की कैप है, ये एम्बर है, इसको रब किया, अब किसी के पास ले गए तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। बट अगर मैं इसको कहीं और टच कर दूंगा, यहाँ पे मैंने टच कर दिया या किसी भी दूसरी बॉडी के मैंने टच कर दिया, अब जब मैं इसके पास ले जाऊंगा तो कोई अट्रैक्शन नहीं है। जो पेन है वो अपनी जगह पर ही रहेगा, कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा।
तो उस केस में अपन क्या कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है? जितना रब करोगे उस हिसाब से चार्ज का अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। इसी सब के बीच में एक और नई फिनोमिना बाहर आया। क्या किया गया, जब एक एम्बर को दूसरे एम्बर स्टोन के पास ले गए, एक मैंने एम्बर स्टोन लिया, उसको रब किया, एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो ये दो मैंने मान लो एम्बर के स्टोन लिए, ठीक है, इन दोनों एम्बर के स्टोन को मैंने रब किया सिंगल क्लोथ से, एक एक क्लोथ से दोनों को रब किया। अब जब मैं दोनों को पास लाता हूं तो एम्बर की प्रॉपर्टी क्या थी, एम्बर अट्रैक्शन शो करता था, यहां पर एम्बर क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो इन दोनों के पास कोई एक ही चीज है जो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होना चाहती। ये बात समझ में आ गई थी कि जब इन दोनों को पास ले गए तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो उस केस में जो एम्बर के ऊपर चार्ज था वहां पर हमें तीन फिनोमेना देखने को मिले, अट्रैक्ट भी करता है, जीरो भी होता है, रिपेल भी करता है। पॉजिटिव साइड में भी है, खींच रहा है, फोर्स दे रहा है, पॉजिटिव भी है, जीरो भी है और नेगेटिव भी है। ऐसे में हमने क्या किया, जो दो टाइप के, जो हमारे पास अभी टू टाइप के अट्रैक्शन और रिपल्शन के चार्जेस मिले, इन दोनों को नाम दे दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं था, बस ऐसे इसको पॉजिटिव नेगेटिव नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये था कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन जो है साइंस के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक एटम की सबसे छोटी यूनिट है इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से लाइटर होता है, ये सबसे लाइटेस्ट क्वांटिटी है, तो सबसे छोटी यूनिट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, शायद कुछ लोगों को आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 C। C क्या है, इसकी SI यूनिट। ये C मैं सिर्फ अभी यूज कर रहा हूं, इसके बाद अपन पूरा नेम यूज करेंगे, कूलाम। ठीक है, और क्योंकि कूलाम जो क्वांटिटी है, जो कूलाम जो यूनिट है वो साइंटिस्ट के नेम के बाद रखा गया है, इसलिए इसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल C से। ठीक है, तो ऐसा यूनिट हो गई इसकी कूलाम। इसके बाद अगर एक क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन है तो दूसरी पॉजिटिव क्वांटिटी को क्या नाम दे, पॉजिटिव क्वांटिटी को नाम दे दिया प्रोटॉन। ठीक है, तो एक क्वांटिटी अपने पास हो गई इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज रखती है, एक क्वांटिटी हो गई अपने पास प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना चार्ज रखती है, सेम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और ये पॉजिटिव साइड में रखती है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है। दोनों में चार्जेस एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बहुत ही सिंपल है, दोनों का मास अलग होता है। यहां पर जो प्रोटॉन था उसका चार्ज भी 1.6, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी 1.6, बट जो मास है प्रोटॉन का होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kgs, बहुत ही कम है, -21 kgs। पॉइंट को 21 डिजिट्स पीछे ले जाना पड़ेगा, 27 डिजिट्स पीछे ले जाना पड़ेगा। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 9.1 × 10⁻31 kgs। ये हैवी इन दोनों में से कौन सा है, तो हमारा प्रोटॉन हैवी होता है। मास वाइज प्रोटॉन हैवी होता है, चार्ज वाइज दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। ठीक है, अब हैवी है तो कितना ज्यादा हैवी है, अगर पर्सपेक्टिव में लाया जाए तो जो प्रोटॉन है लगभग 1837 टाइम्स हैवी होता है। जो प्रोटॉन है वो 1837 टाइम्स हैवी होता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर ये कंसेप्ट भी ठीक है, इलेक्ट्रॉन लाइटर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लाइटर है और मेरे पास जो चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, दोनों के ऊपर चार्ज बराबर है, जैसा मैंने बात किया था कि जब अपन किसी चीज को, जब एम्बर को रब किया तो चार्ज ट्रांसफर हुआ। चार्ज ट्रांसफर कैसे हुआ, चार्ज में क्या होता है कि आइदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कोई चीज इधर से उधर जानी चाहिए। तो अगर कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो कौन सी चीज ज्यादा एफिशिएंट होगी, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। एफिशिएंसी किसमें होगी, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, अपने पास एक साइकिल है और एक कार है। ठीक है, एक गली क्रॉस करवानी है,
कंडीशन ये कि आप उसको चला नहीं सकते, आप उसको राइड नहीं कर सकते, पकड़ के लेके जाना है। ज्यादा आसान किसका होगा? साइकिल का। हल्की होती है, उठा के ले गए इधर से उधर। जबकि कार को पुश करने में ज्यादा मेहनत लगेगी, ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसका मास कम है, लगभग 1837 टाइम्स कम है, तो ज्यादा इजी क्या होता है चार्ज को कैरी करने के लिए? इलेक्ट्रॉन। तो ये बात सिर्फ समझने के लिए याद रखना, बट ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैरी करता है चार्ज को, ठीक है। प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं हो सकते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैरी करता है। तो इससे अपन कहते हैं ना कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, तो जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है उसमें होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, जैसे ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, उसमें क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो बॉडी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट हो जाती है जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है, और नेगेटिव चार्ज में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। बात याद रखने की क्या है, प्रोटॉन कभी चार्ज कैरी नहीं कर सकते, प्रोटॉन मूव नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, प्रोटॉन नहीं करते। और क्या इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी है? तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। अब इलेक्ट्रॉन वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन राइडर है, वो किसी के ऊपर बैठ के जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम से बेटर अपन कह सकते हैं चार्ज कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। चार्ज जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? चार्ज को जाने के लिए एक कोई कैरियर चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो लेके जाएंगे चार्ज को। तो चार्ज वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, वरना सन का जो अल्फा रेज है, अगर आप सर्च करें तो सन के ऊपर जो सोलर रेज है वो अर्थ को कभी आयोनाइज कर देती, कभी डिस्ट्रॉय कर देती, पर नहीं कर सकती क्योंकि वहां से चार्ज कैरी नहीं कर सकते अर्थ की तरफ, चार्ज वहां से ट्रेवल नहीं कर सकते। दोनों के बीच में बहुत बड़ा वैक्यूम है, तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ना होने के कारण चार्ज कैरी नहीं हो सकता, वहां से मतलब ट्रेवल नहीं कर सकते। बेसिकली चार्ज वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते, उनके ट्रेवलिंग करने का कोई और तरीका होता है जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो वैक्यूम में वो ट्रेवल नहीं कर सकते, इसलिए वहां से चार्ज अपनी अर्थ तक नहीं आ सकते, ठीक है। तो चार्ज वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते, इसलिए सन के चार्ज अपने पास नहीं आते। अब अगर और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो फंडामेंटल क्वांटिटी, सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होने के साथ दो फिक्स प्रॉपर्टी रखती है। कौन कौन सी फिक्स प्रॉपर्टीज है? एक तो इलेक्ट्रॉन के पास हमेशा चार्ज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से उसके चार्ज को अलग नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटी का फर्स्ट रूल, इलेक्ट्रॉन से चार्ज अलग नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास चार्ज होगा, और जो चार्ज होगा वो भी फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन 1.6 पर है तो कोई इलेक्ट्रॉन 1.7 पे चला गया। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होगा, फिक्स होगा, 1.6 × 10⁻⁻19, और सेकंड इलेक्ट्रॉन के पास इसका फिक्स मास होगा, जो मास होगा वो भी फिक्स होगा। तो ये इसलिए इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल क्वांटिटी कही जाती है। इससे नीचे कोई मास नहीं है और इससे कम कोई चार्ज नहीं है हमारी बुक के अकॉर्डिंग। बाकी अगर मैं बात करूं तो अभी अपने वर्ल्ड में क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और हमने इलेक्ट्रॉन से नीचे क्वांटिटी, मतलब साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन से नीचे क्वांटिटी भी सर्च कर ली है। क्वार्क्स का अगर आपने नाम सुना हो तो इलेक्ट्रॉन के अंदर होती है, आगे केमिस्ट्री में भी आएगी। इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस क्वांटिटी से मिलकर बना है वो है क्वार्क्स, ठीक है। तो अपन ये मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल क्वांटिटी सबसे छोटी क्वांटिटी है। फिर भी नॉलेज के लिए इलेक्ट्रॉन से छोटी क्वांटिटी भी होती है क्वार्क्स, उसके बारे में अपन अभी कोई बात नहीं करेंगे। अपने लिए इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना सब पढ़ने के बाद अपन कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर लें, कुछ चीजें जो अपन आगे यूज करेंगे। तो दो वर्ड्स में बार बार यूज करता जा रहा हूँ, या दो चीजें एक आध चीज में बार बार यूज करता जा रहा हूँ कि बॉडी को हमने चार्ज किया, बॉडी को हमने डिस्चार्ज किया।
कोई बॉडी चार्ज हुई तो वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, कोई बॉडी डिस्चार्ज हुई तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। ठीक है, चार्ज होना मतलब इलेक्ट्रॉन का आना और डिस्चार्ज होना मतलब इलेक्ट्रॉन का जाना। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो बात हो रही है, अब इस प्रोसेस को अपन क्या नाम दे, तो ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है? ये होता है प्रोसेस ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही प्रोसेस है, इसलिए अपन ने सिंगल नाम दिया इलेक्ट्रिफिकेशन। कैसे है? अगर कोई बॉडी चार्ज हो रही है तो उसके लिए दूसरी बॉडी को डिस्चार्ज होना ही पड़ेगा। अगर एटमॉस्फेयर से एटम आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एटमॉस्फेयर डिस्चार्ज हो रहा है। एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज कर रहा है तो किसी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर रब करने से आ रहा है तो भी इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज हो रहा है। तो एक बॉडी अगर डिस्चार्ज हो रही है तभी सेकेंड बॉडी चार्ज हो सकती है। दोनों एक ही प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, इसको एक सिंगल नाम दे दिया इलेक्ट्रिफिकेशन। और दूसरा है स्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग क्या होता है? क्लिंग का मतलब होता है टू स्टिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग का मतलब स्टिकिंग ऑफ एलिमेंट्स ड्यू टू चार्ज। एक बलून को सर पे रब करके वॉल पे अपन स्टिक कर देते हैं। कैसे होता है? जब बलून को सर पे रब करते हैं तो कुछ चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, वॉल उसके अपोजिट चार्ज की है, जब पास ले जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फ्रिक्शन में हमने पढ़ा है कि अगर दो बॉडीज के बीच में फोर्सेस लगता है, यहाँ पर वॉल जो थोड़ी रिजिड है, यहाँ पर बलून जो थोड़ा रिजिड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण यहाँ पर चार्ज लगा रहा है तो ये यहाँ पर स्टिक हो जाएगा। फिर से देख लो, यहाँ पर वॉल, यहाँ पर बलून। अगर इस वाली सरफेस की अपन बात करें तो वॉल भी रिजिड सरफेस की है, बलून भी रिजिड सरफेस का, दोनों स्टिक हो जाएंगे ड्यू टू फ्रिक्शन। बट फ्रिक्शन फोर्स का कारण कौन बन रहा है? फ्रिक्शन फोर्स का, ये बलून के धागा भी बांध देते हैं, फ्रिक्शन फोर्स का कारण बन रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब ये प्रोसेस को साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग बोल दिया, मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स का मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पर ही घूम रहा है, बाहर नहीं जा रहा, इधर उधर कहीं नहीं जा रहा, वो घूम रहा है, स्टेशनरी है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक की अपन बात कर लें कि जो हमें स्पार्क्स देखने को मिलते हैं। तो स्पार्क, एक तो नॉर्मल स्पार्क भी हमें देखने को मिलता है जब सर्दियों के टाइम में, मोस्ट प्रोबेबली स्वेटर्स में हमें स्पार्क देखने को मिलता है, पहनते टाइम, खोलते टाइम हमें स्पार्क देखने को मिलता है, चिंगारी छोटी सी उछलती है। यही स्पार्क में आसमान में, स्काई में जो बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, वो भी एक टाइप का स्पार्क है। ये कब होती है? तो लाइटनिंग कब होती है अपन वहां से समझें, जब दो क्लाउड्स आपस में रब करते हैं तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन क्रिएट होने से ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होते हैं। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होते हैं तो स्पार्क देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही होती है तब स्पार्क देखने को मिलता है। जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो वो स्पार्क नहीं, उस टाइम स्पार्क नहीं दिखेगा। हालांकि मैंने ऊपर बोला था चार्जिंग डिस्चार्जिंग एक ही प्रोसेस है। तो यहां पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इधर जा रहे हैं तो स्पार्क यहां देखने को मिलेगा, यहां नहीं। ठीक है, तो जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज करती है तो वहां पे हमें स्पार्क देखने को मिलता है। तो जब दो बादल रब होते हैं, दो क्लाउड्स आपस में रब होते हैं और क्लाउड 1 से जब चार्ज ट्रांसफर होकर क्लाउड 2 में जा रहा होता है, उस टाइम हमें क्लाउड 1 से स्पार्क देखने को मिलता है, क्लाउड 1 के पास स्पार्क देखने को मिलता है। और स्पार्क जो है वो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग ही दिखेगा, कभी भी एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन की गेन करते टाइम हमें स्पार्क देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद का अपना टॉपिक है गोल्डीफ एक्सपेरिमेंट, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।